नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ ढील दे दी है, पर साथ ही रोक इस शर्त के साथ हटाई है कि पंचायती राज विभाग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राशि के उपयोग को लेकर गुरुवार को नया निर्देश जारी किया गया और इसके मुताबिक विभाग द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया और उनके कार्यों और राशि के भुगतान पर लगी रोक हटाई जा रही है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने गुरुवार को इस आशय का कार्यालय आदेश जारी किया है और इससे पहले 24 अगस्त को विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए थे और इसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाएं जिनका चयन या क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है और इसके चुनाव प्रभावित हो सकता है और उन पर रोक भी लगा दी गई थी। इनमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, केंद्र और राज्य सरकार की कोई ऐसी योजनाएं शामिल थी। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर और बनियान पहनकर घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। दिल्ली रेलवे पुलिस को दिए आवेदन में सहयात्री प्रहलाद पासवान ने उन पर छिनेती का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा है, जब मैंने विधायक को टोका कि वो अंडरवियर पहनकर ट्रेन में नहीं चल सकते और कई महिलाएं भी इसमें यात्रा करें और इस बार वो और उनके लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे 20 ग्राम सोने की चैन और सोने की अंगूठी छीन ली और साथ ही जाति सूचक शब्द कहकर गाली दी। और प्रहलाद पासवान ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक और उनके साथ चलने वाले सभी लोग शराब के नशे में धुत थे और पूरे रास्ते उन्होंने परेशान किया गया और मुंह में गंदा पानी डाल दिया गया। और विधायक गोपाल मंडल और उनके साथ ही गुरुवार को तेजस राजधानी एक्सप्रेस के ए कोच में सीट नंबर 13, 14 और 15 पर सफर कर रहे थे और इस दौरान वो ट्रेन में सिर्फ बनियान और अंडरवियर में टहलते दिखे। इस पर 22 से 23 नवंबर सीट पर परिवार के साथ बैठे यात्री प्रहलाद पासवान ने आपत्ति जताई थी। इस पर उनसे गाली गलौज करने लगे और विधायक ने चलती ट्रेन में खूब हंगामा भी किया और यात्रियों की शिकायत पर ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। समझाने के बाद विधायक अपने कोच के कूप में चले गए। बिहार की राजधानी पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय को बढ़ाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश सरकार से जमीन की मांग की थी, लेकिन प्रावधानों का हवाला देते हुए भवन निर्माण विभाग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। जमीन नहीं मिलने से नाराज आरजेडी ने जेडीयू पर हमला बोला था। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूछा था, तीसरी नंबर की पार्टी होने के बावजूद जेडीयू ने किन प्रावधानों के तहत अपना कार्यालय बढ़ा लिया और ये हमारे समय नियम कानून बता रहे हैं। अब आरजेडी के वार पर जेडीयू पलटवार किया है। और वहीं जेडीयू प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने शनिवार को कहा कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश कार्यालय के विस्तार के लिए भूमि आवंटन के संबंध में मीडिया में बयान दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा करके वो खुद तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे। तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से 20 महीने भवन निर्माण मंत्री रहे, लेकिन तब उन्हें अपने दल के कार्यालय की चिंता नहीं हुई। और नीरज कुमार ने कहा कि 2010 के विधानसभा चुनाव में मात्र 22 विधायक रहने के बावजूद आरजेडी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी सदस्य संख्या घट गई है, इसलिए हमारे कार्यालय का भूछेद घटा दिया जाए। और 2010 में दल की सदस्य संख्या विपक्ष के दल के नेता के रूप में भी नामित होने लायक नहीं थी, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने आरजेडी को विरोधी दल के नेता के रूप में नामित कर कृपा पात्र बनाया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गुलजार बाग प्रेस भवन परिसर का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुरातात्विक खुदाई को लेकर विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए,
निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र यही है जो पटना साहिब कहलाता है, लेकिन पुरातत्व खुदाई को लेकर यहाँ से लोगों को विस्थापित करना संभव नहीं है और ऐसे में हमने कहा है कि अगर कहीं सरकारी ज़मीन है तो उसको देखकर वहाँ कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अभी हाल ही में 1-2 जगह आइडेंटिफाई किया गया है और उसी को हम देखने आए। और वहीं पत्रकार के एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पाटलिपुत्र है और यहाँ का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। अगर एक बार यहाँ के बारे में कुछ पता चल जाए तो यहाँ कितने टूरिस्ट आएंगे, यहाँ का जो इतिहास है वो और ज़्यादा सार्वजनिक होगा और नई पीढ़ी के लोग और इसके बारे में ठीक से जानेंगे और देखेंगे कि इसके लिए हम लोगों की इच्छा शुरू से रही, लेकिन कहीं कोई ज़मीन नहीं रहने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे। बेगूसराय के सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाई की जगह टेलीविजन पर भोजपुरी गाना सुनाया जा रहा है। बच्चों को स्मार्ट क्लास में भोजपुरी के अश्लील वीडियो दिखाए जा रहे और ये मामला बखरी प्रखंड के मध्य विद्यालय राटन में सामने आया। इस क्लासरूम का वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसके बाद न सिर्फ स्मार्ट क्लास की सच्चाई सामने आ रही है बल्कि इसको लेकर अभिभावकों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है। और वहीं बताया जा रहा है कि बखरी प्रखंड के राटन मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार द्वारा शुरू की गई, पर इसकी सच्चाई उस वक्त उजागर हो गई जब क्लास में पढ़ाई की जगह अश्लील भोजपुरी गाने देखने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। और वीडियो के वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और छात्र छात्राओं का विद्यालय में भोजपुरी के अश्लील गाने देखना और गंदी गाली देना अभिभावकों को भी बुरा लग रहा है। और इधर वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रबंधन और बच्चों ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि मामला जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण तक पहुंच चुका है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया और उनके निर्देश पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद सिन्हा ने स्कूल पहुंचकर वीडियो की सत्यता की जाँच की और उन्होंने मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। बिहार के जहानाबाद जिला स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह के बाथरूम का ग्रिल तोड़कर अलग अलग कांडों में संलिप्त रहे 6 बाल कैदी शुक्रवार को फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 में से 4 कैदियों को प्रदेश के अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र से पकड़ लिया। और इधर मामले की जानकारी पुलिस को तब हुई जब पर्यवेक्षण गृह के प्रभारी अधीक्षक ने नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। और वहीं पर्यवेक्षण गृह के प्रभारी अधीक्षक ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर ये सूचना दी थी कि बाथरूम का ग्रिल तोड़कर 6 बाल कैदी फरार हो गए और फरार बाल कैदियों में 2 जहानाबाद जबकि अन्य अरावल जिले के बताए जा रहे। इधर घटना के बाद जब पर्यवेक्षण गृह में बंद अन्य बाल कैदियों के परिजन उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे तो उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद वे लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। और इस संबंध में उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों के भाग जाने के कारण हम लोगों को अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया और पुलिस फरार बच्चों की तलाश और पूरे घटना की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के संबंध में नगर थानाध्यक्ष रवि भूषण ने बताया कि अरावल जिले के किंजर थाना क्षेत्र से 4 बाल कैदियों को हिरासत में लिया जाने की सूचना मिली है और सूचना के सत्यापन के लिए टीम को मौके पर भेजा गया। इस दौरान ये पता चला कि फरार हुए 4 बाल कैदी जहानाबाद के ही लड़के थे और वहीं 2 लड़कों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में जीजा साली के रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है और मामला बेलिया का है, जहां एक शख्स ने जीजा साली के रिश्ते को तार तार करते हुए नाबालिग के साथ 11 साल तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़िता ने महिला थाना बेतिया में आवेदन देकर इस मामले में शिकायत की और आवेदन में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वर्षों से उसका जीजा यौन शोषण कर रहा था और अब शख्स महिला पर शादी करने का दबाव भी बनाने लगा तो पीड़िता ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शख्स लड़की के अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगते हैं। इधर पीड़िता की शिकायत पर नगर थाना और महिला थाना की पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
बिहार के गया जिले में शुक्रवार की देर रात दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना जिले के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के केंदुआ गांव की है। इधर हत्या की घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नया बोधगया रिवर साइड सड़क मार्ग को जाम कर दिया और जाम की सूचना पाकर शहर के विष्णुपद थाना की पुलिस, मगध मेडिकल थाना की पुलिस, टाउन डीएसपी और बोधगया डीएसपी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर सड़क जाम को हटाया और घटना के बाद पुलिस की ओर से मृतक की परिजनों द्वारा बताए गए हत्या के आरोपितों के घर में छापेमारी की गई और इस दौरान आरोपी के पिता को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। और वहीं आपको बता दें कि केंदुआ गांव निवासी विजय विश्वकर्मा के 22 वर्षीय बेटे राजा कुमार की गांव के ही फील्ड में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया और देर रात तक पुलिस ने केंदुआ, अंबा सहित कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब पीना, पिलाना, बेचना और रखना कानून के दायरे में आता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। पार्टी के नाम पर वे अक्सर कानून को तार-तार करते नजर आते हैं और ताज़ा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां शुक्रवार की रात बर्थडे पार्टी के नाम पर खुलेआम शराब पार्टी करने का मामला सामने आया और इस बात का खुलासा तब हुआ पटना के शास्त्री नगर थाने में की पुलिस में इलाके के शिवपुरी स्थित आरपी ग्रांड होटल में छापेमारी की गई और वहीं ओयो के मर्जर पर चल रहे इस होटल में बर्थडे पार्टी के नाम पर अय्याशी चल रही थी। ऐसे में पुलिस में होटल के मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और वहीं होटल के कमरे की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। और इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जिस लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही थी वो पुलिस की छापेमारी के दौरान ही होटल के कमरे की खिड़की से कूदकर फरार हो गया और जानकारी के अनुसार उसकी प्रेमिका भी खिड़की से कूदकर भागने के फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया है। बिहार के सुपौल जिले में दबंगों द्वारा महादलित व्यक्ति को खूंटे में बांधकर पीटने का मामला सामने आया। मामला जिले के सरायगढ़ भपटियाई थाना क्षेत्र के नबीपुर गांव का है, जहां पति पत्नी के विवाद में दबंगों ने महादलित व्यक्ति की खूंटे में बांधकर पिटाई की है और घटना मंगलवार की बताई जाती है। और वहीं लेकिन 4 दिनों घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार को दबंगों की मनमानी का मामला उजागर हुआ और वहीं घटना के संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित हीरालाल राम ने फोन पर बताया कि उसका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और झगड़े की शिकायत उसकी पत्नी ने कुछ ग्रामीणों से की तो वे लोग उसके घर आ धमकाए और पहले उसकी जमकर पिटाई की। फिर जब वो भागने लगा तब उसे लोगों ने पकड़कर एक खूंटे में बांध दिया और जमकर पीटा और पिटाई करने के बाद दबंग उसे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। ऐसे में किसी तरह वो मौके से भाग निकला। वहीं बिहार पुलिस के 11 कर्मियों की 2003 में हत्या करने के मामले में वांछित एक माओवादी को शुक्रवार को रोहतास जिले से पकड़ा गया और पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर एक पुलिस दल ने यदुनाथपुर इलाके में छापा मारा और सांजवान चेरोन को गिरफ्तार किया। और इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि वो करीब 18 साल से फरार था और उन्होंने कहा कि नौहट्टा थाना क्षेत्र में 2003 में माओवादियों ने धमाका कर एक पुलिस वाहन को उड़ा दिया था, जिसमें करीब 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि सभी 11 पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई थी और चेरन उस हमले का सूत्रधार था और वो उत्तर प्रदेश में भी कई नक्सली हमलों से जुड़े मामलों में वांछित है और उन्होंने चेरोन की गिरफ्तारी को बिहार पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। आकाशीय बिजली गिरने से ना जाने कितने लोगों की मौत हुई है और ना जाने कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आज तक आकाशीय बिजली पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका
और आकाशीय बिजली पर कंट्रोल पाना नामुमकिन सा ही लगता है, क्योंकि आकाशीय बिजली कुदरती ही गिरती है। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब आकाशीय बिजली को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। आकाशीय बिजली को कंट्रोल करने के लिए लेजर लाइट फेंक कर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा, और वो कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। स्विस अल्प्स के पहाड़ों के ऊपर एक अनोखा प्रयोग होने वाला है। इसमें आकाशीय बिजली को जमीन से लेकर लेजर लाइट फेंक कर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इस काम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने सेंटिस रेडियो ट्रांसमिशन टावर की चोटी पर एक बड़े लेजर लाइट को लगाया है, जो बिजली के पैदा होते ही आकाश में लेजर छोड़ेगा। यह एक तरीके का अत्याधुनिक लाइटनिंग रॉड की तरह काम करेगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की इस टीम को स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जीन पियरे वोल्फ लीड कर रहे हैं। वो 20 सालों से लेजर पर काम कर रहे हैं। अब उनका प्रयास है कि वो लेजर के जरिए आकाशीय बिजली और मौसम को नियंत्रित कर सके। आपको बताते चले कि लेजर एक बेहद पतली और उच्च ऊर्जा वाली रोशनी होती है। इसका उपयोग हीरे की कटाई, सर्जरी से लेकर बारकोड रीडिंग तक किया जाता है। जीन पियरे की टीम ने पेरिस यूनिवर्सिटी, लाउसेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, रॉकेट बनाने वाली कंपनी एरियन समूह के साइंटिस्ट और लेजर लाइट बनाने वाली जर्मन हाईटेक कंपनी ट्रम्फ के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 1 साल देरी के बावजूद अब लेजर लाइट फेंकने वाली नली को सेंटिस पहाड़ के ऊपर लगाया जा रहा है। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 8,200 फीट है। वोल्फ ने कहा है कि यूरोप में यह इकलौती ऐसी चोटी है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती रहती है। यहां पर एक रेडियो ट्रांसमिशन टावर भी है, जिस पर साल में 100 से 400 बार बिजली गिरती है। आपको बताते चले इसी वजह से यहाँ पर प्रयोग करना और उसे पुख्ता करना आसान हो गया। अब मुद्दा ये है कि होगा कैसे। आपको बता दें कि जब तूफानी बादलों के बीच की हवा आपस में टकराती है, तब वहाँ मौजूद आइस क्रिस्टल और पानी की बूंदें एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का चार्ज पैदा करते हैं, जो अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड बेहद मजबूत होता है। लेजर लाइट भी प्राकृतिक माहौल के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की क्षमता रखती है, लेकिन अपोजिट चार्ज के साथ। जीन पियरे वोल्फ अपनी लेजर लाइटिंग रॉड के साथ आकाश में बिजली पैदा करेंगे। उसके बाद उस पर नियंत्रण भी करेंगे। इसके बाद आपको बताते चले, जब आकाशीय बिजली गिरेगी तब उस पर परीक्षण किया जाएगा। यह लेजर लाइट मौजूदा 400 फीट ऊंचे रेडियो टावर के बगल से ही आकाश की तरफ दागी जाएगी। पारंपरिक तौर पर देखिए तो लाइटनिंग रॉड एक बेहद सीमित क्षेत्र को आकाशीय बिजली से बचाती भी है। जीन पियरे ने बताया है कि इस प्रयोग का सबसे पहला उपयोग सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेट की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। अक्सर लॉन्च के समय बिजली गिरती तो नहीं है, लेकिन आकाश में कड़कती जरूर है। साथ ही एयरपोर्ट पर भी लगाया जा सकेगा। जीन पियरे ने आगे कहा है कि हर साल आकाशीय बिजली से बचाव के लिए यंत्रों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये करोड़ों अरबों का व्यापार है। अमेरिका में बिजली गिरने की घटनाओं से हर साल लगभग करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। इसकी वजह है लगातार हो रहा जलवायु परिवर्तन। लेजर लाइट से आकाशीय बिजली को नियंत्रित करने की इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन कमीशन फंड कह रहा है। यह प्रयोग अभी अपने शुरुआती चरणों में है। जीन पियरे ने आगे बताया है कि हर साल दुनिया भर में 6 से 24,000 लोग बिजली गिरने से दम तोड़ देते हैं। करोड़ों रुपयों के इलेक्ट्रॉनिक्स और ढांचे का नुकसान होता है। आकाशीय बिजली एक बड़ी आपदा है। लेजर लाइटनिंग रॉड रेडियो टावर से ऊर्जा लेगा। हमने इस पूरे साइंटिफिक प्रोजेक्ट को सेंटिस चोटी पर पहुंचाने के लिए केबल कार और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली थी। यह एक बेहद बड़ी लेजर लाइट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए करीब 29 टन का माल और यंत्र सेंटिस चोटी पर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा 18 टन का कंक्रीट मटेरियल भी इस ऊंचाई तक पहले ही पहुंच गया है। इस चोटी पर हवा की गति करीब 193 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ऐसे में यहाँ पर किसी वस्तु को संतुलित तरीके से खड़ा करना एक बड़ा और दुर्लभ कार्य था। इस पूरे सिस्टम को चोटी पर लगाने में करीब 2 हफ्ते का समय लगा था। अब यह लेजर लाइट का प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार।
लेजर लाइट हर सेकंड 1000 पल्स आकाश की तरफ फेंकेगी, जो किसी भी परमाणु संयंत्र की ताकत के बराबर होता है। लेकिन यह लाइट बेहद कम समय के लिए छोड़ी जाएगी। आपको बताते चले कि सुरक्षा के लिए इस लेजर लाइट के चारों तरफ 5 किलोमीटर के इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया, ताकि कोई भी नागरिक, मालवाहक या सैन्य विमान इधर से न गुजरे। लोगों को भी मना किया गया है कि इसे देखने से बचे, क्योंकि इससे उनकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है। आपको बताते चले कि लेजर लाइट हमेशा ऑन नहीं होगा, सिर्फ उसी समय इसे ऑन किया जाएगा जब आकाशीय बिजली के पैदा होने की संभावना होगी। लेजर लाइट के साथ यहाँ पर कई ताकतवर कैमरे भी लगाए गए हैं, जो आकाशीय बिजली और लेजर लाइट के प्रयोग की तस्वीरें 3 लाख फ्रेम प्रति सेकंड की दर से फोटो लेंगी। इससे वोल्फ और उनकी टीम को लेजर और आकाशीय बिजली के टकराव, मिलन आदि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। टीम ने आगे बताया है कि उनकी लेजर लाइट बेहद रुचिकर है। जैसे ही यह लेजर लाइट अपनी पूरी तीव्रता के साथ आकाश में जाएगी, यह लाल रंग से बदलकर सफेद हो जाएगी। इसे देखना किसी हैरान कर देने वाली घटना से कम न होगा। इसका प्रयोग आपको बताते चले सितंबर के अंत तक हो जाएगा, क्योंकि इस समय स्विस एल्प्स के पहाड़ों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके बाद के प्रयोग किसी एयरपोर्ट पर किए जाएंगे, जिसकी तकनीक अगले कुछ सालों में विकसित कर ली जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।